हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीआईसी कॉमर्स लेक्चरर का 19 सितंबर 2021 को हुआ पेपर। आज पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 102 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट क्रिएट इंक्रीज इन्फ्लेशन, तो क्रेडिट को एक्सपेंड करने से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। क्यों बढ़ेगा कि अगर आप क्रेडिट को एक्सपेंड कर रहे हो मतलब लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग बोरो कर रहे हैं तो पैसा आएगा उनकी जेब में, और जिसकी वजह से वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्राइस राइज होता है या राइजेज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इन्फ्लेशन लीड्स फेवरेबल ट्रेड सरप्लस, तो ये राइट नहीं है। इसका ऑप्शन है जो राइट वो ओनली 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मैच करना है। आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ठीक है, तो आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। नाबार्ड क्या करता है, आरआरबीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, तो एग्जिम बैंक जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। तो एग्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो राइट कोड क्या हो जाएगा, आईएफसीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, सिडबी इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, और एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। तो राइट कोड है 3421। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब थ्योरीज दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा बिल्कुल सही मैच नहीं है। तो शम्पीटर ने बिल्कुल इनोवेशन थ्योरी दी थी, ये एकदम राइट है। मैकलेन ने हाई अचीवमेंट थ्योरी दी थी, ये भी सही है, क्योंकि मैकलेन ने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी दी थी जिनमें 3 टाइप की नीड बताई थी, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन और नीड ऑफ अचीवमेंट। हेगन ने सोशल चेंज की थ्योरी दी, तो ये गलत है। सोशल चेंज की थ्योरी दी थी वेबर ने सोशल चेंज की थ्योरी दी थी, और हेगन ने स्टेटस विड्रॉल की बात करी थी। तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच दिया है, आपको लिस्ट मैच करनी है। कैश सेल्स ऑफ एसेट, कैश सेल्स ऑफ एसेट कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कन्फ्यूजन दे सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है जब वापसी आपके पास आ रही है। तो वापसी आपके पास कब आएगी, जब आपने किसी को कुछ दिया होगा ना, तो जब आपने सेल की होगी तभी तो वो रिटर्न होगी, आपके पास आएगी। तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। आप ऐसे याद रख सकते हैं सेल्स रिटर्न को। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापसी अब आपके बाहर जाएगी, आप वापस कर रहे हो। रिटर्न जो है वो कहाँ पर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, जब आपने किसी से कुछ खरीदा होगा तभी तो आप उसे वापस करोगे ना, तो दैट इज़ परचेज रिटर्न। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर गुड्स को क्रेडिट परचेज करते तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता, लेकिन एसेट परचेज है तो ये जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो राइट कोड क्या हो जाएगा, राइट कोड हो जाएगा 4321। तो 4321 राइट कोड है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर मैचिंग दी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कंट्रोल बोर्ड का है हीराकुड कंट्रोल बोर्ड्स। गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनमें गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 51% शेयर्स हेल्ड करके रखे हों। तो बेल हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज़ के एग्जाम्पल हैं। फिर है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तो इसका जो राइट है वो है ओएनजीसी। तो 4312 इसका राइट ऑप्शन है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीरे एंड पास्चे इंडेक्स का। तो बिल्कुल फिशर आइडियल इंडेक्स है, और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पीरे का भी और पास्चे का भी। तो एजर्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि फिशर आइडियल इंडेक्स भी है और ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पीरे एंड पास्चे का। अब बात करते हैं रीज़न की तरफ। तो रीज़न दिया है कि पास्चे इंडेक्स नंबर बेस ईयर क्वांटिटी को अडॉप्ट करता है, तो पास्चे जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी को अडॉप्ट नहीं करता है। पास्चे का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0
Q1 होता है, ठीक है। तो ये किसको वेट देता है, ये करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट देता है। और लस्पीरे क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 तो ये किसको वेट देता है, लस्पीरे का फॉर्मूला। तो लस्पीरे के फॉर्मूले में वेट दिया जाता है बेस ईयर की क्वांटिटी को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो एजर्शन तो सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है, सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आपसे पूछा गया है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड किस में होते हैं, वो कैपिटलिस्टिक में होते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के हैंड में होते हैं और प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इकोनॉमी रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं रेगुलेट की जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट में तो इकोनॉमी को रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। और मेन मकसद क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, पब्लिक का वेलफेयर करना। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या हैं, गलत है। नाइदर 1 नॉर 2 राइट ऑप्शन है। अब Q3 के रेफरेंस में आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1.5 ऑफ मीन तो बिल्कुल राइट है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन जो होता है, एक मिनट, मीन इक्वल्स टू होता है मीडियन के, और मीडियन बराबर होता है मोड के। ये तीनों एक दूसरे तीसरे के इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये बिल्कुल सही है 1.5 ऑफ मीन। तो 75th परसेंटाइल की बात करते हैं कि Q3 किसके इक्वल होता है, Q1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है P25 के इक्वल होता है। Q2 किसके इक्वल होता है, ये होता है P50 के इक्वल होता है। इसे हम मीडियन भी बोलेंगे, ठीक है। और Q3 किसके बराबर होता है, Q3 बराबर होता है P75 के। थोड़ा मैंने Q स्मॉल लिख दिया लेकिन यहाँ पे बिग होना चाहिए। तो 75th परसेंटाइल राइट है। तो बोथ 1 एंड 2 सी ऑप्शन आपका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम नेट सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ही क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है GP अपॉन नेट सेल इंटू 100। क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं करता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आपका जो राइट है वो आपका है ए तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रीज़न क्या है कि बिजनेस एंटरप्राइज अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप इनफेक्टिव है। तो ये डेफिनेशन दी थी पीटर एफ ड्रकर, बी ऑप्शन राइट है। अब आपसे नॉमिनल वेजेस के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और आपसे पूछा है कि सही है या नहीं है। नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं, नॉमिनल वेजेस वो वेजेस होती हैं जो मनी के फॉर्म में दी जाती है। जैसे किसी लेबरर को वेज दी गई 1000 रुपीज़, तो ये क्या है, ये नॉमिनल वेज होती है। और एक होती है रियल वेज, जिसमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखा जाता है। देखिए आपको दोनों ही स्टेटमेंट कैसी दी गई हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी दी गई हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकती ना, सही तो कोई एक ही होगी। तो नॉमिनल वेजेस क्या होते हैं, नॉमिनल वेजेस जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे मनी वेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा ओनली 1 वाला, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। अब आपसे फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में जो हम एक्शंस लेते हैं वो करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस पहले बनता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बाद में बनते हैं। तो 1 पहले होगा, 3 बाद में होगा। जहाँ पर 3 पहले है 1 बाद में है, आप उसे ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। फिर इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, लेजर बनाना। तो लेजर सबसे पहले बनेगा, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। तो 2 1 4 3 इसका राइट ऑप्शन है, डी वाला राइट है। फिर मैचिंग आ गई, फाइनेंशियल लीवरेज अगर नहीं पता तो पहले जो पता है उससे स्टार्ट करते हैं। क्विक रेशियो और करंट रेशियो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। क्विक रेशियो किसको मेजर करेगा, लिक्विडिटी को। तो 4th बिल्कुल राइट है इसका। स्टॉक टर्नओवर क्या मेजर करता है कि हमारी एसेट्स कितनी एफिशिएंट है, तो स्टॉक टर्नओवर मेजर करता है एफिशिएंसी को। तो इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेल्स पर मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा कि सेल्स पे कितना मार्जिन हुआ, तो डी का हो जाएगा आपका सेकंड वाला। और लीवरेज इज रिलेटेड टू समवट रिस्क। तो 3 1 3 4 1 2 राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर सही मैच हुआ है। टेस्ट चेकिंग क्या होती है? टेस्ट चेकिंग जो होती है कि उसमें हम पूरी बुक्स को ना चेक करके सिर्फ कुछ रैंडम ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। अगर वो हमारे ट्रांजैक्शन सही हैं तो हम मान लेंगे कि हमारे बाकी सब ट्रांजैक्शंस भी सही हैं। तो ये एक तरीके का सैम्पल चेकिंग होती है। तो ये रैंडम चेकिंग है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये एक रैंडम चेकिंग है। इंटरनल चेक क्या है? सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक चेकिंग है। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि काम को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा चेक करेगा और दूसरे का तीसरा, मतलब अपने आप चेकिंग होती जाएगी। जब एक एम्प्लॉय अपना काम करेगा तो वो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली चेक होता जाएगा। तो ये कैसा है? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। तो इंटरनल चेक का राइट है सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक चेकिंग। इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है? इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों आते हैं, ये भी राइट ऑप्शन है। फिर दिया है इन्वेस्टिगेशन जनरल एग्जामिनेशन है, तो बिल्कुल नहीं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के डिफरेंस के बारे में। इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जबकि ऑडिटिंग क्या है? एक जनरल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इस वजह से ये रॉन्ग है। 1, 2 और 3 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से थ्योरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बने हैं और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चंस बने हैं। तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी बात करते हैं। थ्योरीज किसने दी है? तो लोनेबल फंड थ्योरी पहले देखते हैं। लोनेबल फंड थ्योरी दी है विक्सल ने, तो सी का हो जाएगा 4th। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है केन्स ने, तो डी का हो जाएगा 1। और क्लासिकल थ्योरी दी है मार्शल ने, बी का हो जाएगा 3rd। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी दी है आपकी फिशर ने, तो ए का हो जाएगा 2। तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट ऑप्शन है, ए वाला बिल्कुल राइट है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी दी है फिशर ने, यहाँ पे मैं सामने लिख देती हूँ फिशर ने। और क्लासिकल थ्योरी दी है मार्शल ने, और लोनेबल फंड थ्योरी दी है विक्सल ने, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है जेएम कीन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। रूटीन चेकिंग का मतलब होता है कि डेली चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो राइट बिल्कुल सही है। रूटीन चेकिंग का मतलब होता है डेली चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टेस्ट चेकिंग अप्लाई करना चाहिए कैश बुक में, तो टेस्ट चेकिंग को अप्लाई नहीं करना चाहिए कैश बुक में। क्यों? क्योंकि कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है और अगर हम उस पर टेस्ट चेकिंग अप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है, तो ओनली 1 इज़ राइट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन मिलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, लेकिन सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्स ओवर टोटल कॉस्ट बोला है, तो ओनली 1 ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोरकास्टिंग क्या होता है? प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं चीज़ों को। तो प्लानिंग के लिए क्या सही है? फोरकास्टिंग सही है। फोरकास्टिंग, प्लानिंग। फिर कम्युनिकेशन नहीं पता तो छोड़ दो। सिलेक्शन ऑफ मैनेजर्स किस में आएगा? स्टाफिंग में आएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्ड्स को बनाना, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से चेक करना, फिर डेविएशन को देखना कि क्या परफॉर्मेंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बराबर, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, फिर उस डेविएशन को ठीक करना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब कंट्रोलिंग पे ही आती हैं। तो एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो है 1। और कम्युनिकेशन का क्या है? लीडिंग है। तो 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डिबेंचर्स इंटरेस्ट पे, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बिल्कुल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इशू के टाइम पर जो प्रीमियम देते हैं जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। वो कौन सा प्रॉफिट होता है? वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बिल्कुल राइट है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो डी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है 14 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? मीन कितना दिया है? सीवी कैसे निकलता है? सीवी निकलता है
SD अपॉन मीन इंटू 100। SD कितना दिया है 5 और मीन कितना है 14। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये जाएगा 2 से, तो 250 डिवाइड बाई 7, तो 250 डिवाइड बाई 7 करेंगे, आ जाएगा 35.71%। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस बने थे। इट्स रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ये एक गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है जहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है। तो बिल्कुल सेम है, सही बात है कि मान लीजिए एप्पल और ऑरेंजेस लिया और यहाँ पर मैंने 3 और 2 लिया, फिर यहाँ पर 2 और 3 लिया, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि हमें हर लेवल पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हर कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या देता है, सेम सेटिस्फेक्शन देता है इंडिविजुअल को। अ कंज्यूमर सिलेक्ट, कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को खरीदता है या चूज़ करता है जहाँ पर उसे यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो सके, तो बिल्कुल वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो बोथ 1 एंड 2 क्या है, राइट ऑप्शन है। हाईएस्ट फॉर्म क्या है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका बिल्कुल राइट है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट फॉर्म है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल होता है और ओल्डेस्ट है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं जो एडवाइस देते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट FW टेलर ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला 5,88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस की थ्योरी केवल और केवल ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में अप्लाई होती है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम पॉपुलेशन की हो रही है तो वहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अप्लाई टू ऑल कंट्रीज़, तो ये गलत है क्योंकि स्पेसिफिक कंट्री से रिलेट करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नाइदर 1 नॉर 2। फिर आपको दिया है फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। तो आप पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकल आएगा, 5 निकल आएगा। 5 इंटू 75,000 आपका क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकला, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया। यहाँ पर 15 रुपये पर यूनिट दिया है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट दिया है, तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 5 रुपये। 5 इंटू 75 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,75,000। सॉरी 1 मिनट, 5 इंटू 75 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,75,000 रुपये। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट दी है। फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है, 2.5 लाख दी है। तो 2.5 लाख में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि इंडस्ट्रीज़ दी हैं और आपको सिलेक्ट करना है राइट कोड। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के पहले जेनेटिक इंडस्ट्री देखते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। तो ये डेयरिंग हो गया, हैचरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बी का राइट हो जाएगा 3 वाला। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो, जैसे ब्रिज बनाया गया, रोड बनाई गई है ना, और स्टेडियम बनाया गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये कंस्ट्रक्टिव के एग्जाम्पल हैं, ब्रिज वगैरह। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे वो फुल्ली फिनिश प्रोडक्ट्स की हो या हाफ फिनिश प्रोडक्ट्स की हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में होगा लेदर इंडस्ट्री। और एक्सट्रैक्टिव में हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जब नेचुरल सोर्सेज से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो 4, 3, 2, 1 राइट ऑप्शन है, बी इज़ द राइट वन। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 3,000 रुपीज़, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 450 रुपीज़, नॉर्मल आउटपुट 200 यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है ए 30 यूनिट्स। फिर हम लोग ने 91 से डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो करेक्टली मैच नहीं है। ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है, वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, राइट ऑप्शन है। पूल क्या होता है, पूल जो होता है वो वर्टिकल टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, पूल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पूल और कार्टेल किसका एग्जाम्पल है, ये फेडरेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर सेम टाइप का जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, मतलब सेम इंडस्ट्रीज़ में एंगेज हैं, सेम बिजनेस में जो एंगेज होते हैं, वो उनका एसोसिएशन होता है। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल भी राइट है, एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स। और कार्टेल किस लिए बनाया जाता है, कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए। पूल किस लिए बनाया जाता है, रेगुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस को, और ये हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, वर्टिकल नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। ट्रस्ट जो है वो पार्शियल कंसोलिडेशन होता है फर्म्स का, और ये ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कौन सा सही नहीं है। तो रॉबर्टसन का ये गलत है क्योंकि P इक्वल्स टू एम के टी होता है रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग। सॉरी, P इक्वल्स टू एक मिनट, M इज इक्वल्स टू के पी टी होता है रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसे जब देखेंगे तो इन्होंने क्या दिया है, रॉबर्टसन की जो इक्वेशन है वो क्या है, M इज इक्वल्स टू के पी टी। अगर P निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, P बराबर हो जाएगा M अपॉन के टी के। लेकिन यहाँ पर आपको ये गलत दिया है, तो इस वजह से रॉबर्टसन जो है C ऑप्शन इसका राइट है। बाकी सब जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। फिर आपको दी है रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहाँ पर भी सेक्रीफाइस आ जाए वो बेटर ऑप्शन होता है, तो सी का हो जाएगा 4। मनी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने कितना खर्चा किया है मनी की फॉर्म में, इनपुट्स में, प्रोडक्शन में मनी से रिलेटेड आपने कितना खर्चा किया है, उसे मनी कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। रियल कॉस्ट का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी में आपने फैक्टर्स में कितना यूज़ किया है प्रोडक्शन में, इसे बोलते हैं हम मनी कॉस्ट। तो सॉरी, रियल कॉस्ट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो 2341 इसका राइट कोड होगा बी वाला। चलिए अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ऑडिटर कैसे क्या करेगा। वाउचिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑथेंटिसिटी चेक करना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने करेक्ट या अकाउंटिंग एंट्रीज करी हैं या नहीं करी हैं। वाउचिंग का मतलब वाउचर की मदद से ये टेस्ट देखना कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो वाउचर को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले होगा वाउचिंग। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन में आप एस्टिमेट करते हो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज डन इन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन नॉर्म जो है वो नैरोअर टर्म है एज़ कम्पेयर टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वाइडर है। वेरिफिकेशन में आप ये देखते हो कि एसेट किसकी ओनरशिप में है, किसकी पोजीशन में है, एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन में आती हैं। 312 इसका राइट ऑप्शन है ए वाला। ए और बी पार्टनर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो इनका दिया है 3:2 और नया रेशियो दिया है 4:3:2। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताना है। सेक्रीफाइजिंग क्या होता है, सेक्रीफाइजिंग होता है ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइजिंग क्या होता है, सेक्रीफाइजिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस 4/9, क्योंकि न्यू वाला कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 7/45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/45। तो 7:3 राइट वन है। फिर इसके बाद आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट का पार्ट है। अभी आपने पीछे देखा कि इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट का पार्ट है। इंटरनल चेक में ड्यूटीज़ को अरेंज करी जाती हैं एम्प्लॉयज़ की। तो येस, बिल्कुल ड्यूटीज़ को अरेंज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि एक का काम जो है वो दूसरा ऑटोमेटिकली चेक होता जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है दोनों ही, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। तो बिल्कुल सही है। फिक्स्ड कॉस्ट जिसे पीरियड कॉस्ट कहते हैं वो पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती है, वो पीरियड से रिलेटेड होती है। तो इसका ओनली वन ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट दिए हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस अपने ओनर से बिल्कुल अलग होता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अगर नहीं पता तो अभी छोड़ दीजिए। मनी मेजर में जो भी आपके ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं या उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और हिस्टोरिकल कंसेप्ट रिलेटेड होता है पास्ट इवेंट से। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के लिए क्या बचेगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो 1 2 4 3 जो है, एक मिनट, फर्स्ट का हो जाएगा 3, मनी मेजर का हो जाएगा 4 और सॉरी डुअल एस्पेक्ट का हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। मनी मेजर का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला और हिस्टोरिकल का हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो 3 2 4 1 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड पूछा गया है। इट मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन। तो बिल्कुल लीनियर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स का ये डिग्री बताता है और नेचर बताता है, डायरेक्शन बताता है। नॉन लीनियर एसोसिएशन के बारे में नहीं बताता है। जो रिग्रेशन होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के बारे में बताता है, लेकिन कोरिलेशन केवल लीनियर तक ही लिमिट है। तो इसका ओनली वन ऑप्शन आपका राइट वन होगा।
अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप दिए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो है वो करेक्टली मैच हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप न्यू डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ये गलत है। इसका कहाँ पे है, ये यूपी में है, तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग मैच है। बाकी आपके सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये गुवाहाटी में है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये न्यू दिल्ली में है। सर्कल 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्कल जो है वो 2D डायग्राम होता है। 2D डायग्राम में लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो ये गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन केवल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। और ये भी कैसा है, 2D डायग्राम होता है। तो ओनली वन ऑप्शन ही क्या है, राइट वन है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे तो इससे क्या होगा, मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, इस वजह से उसे अपना काम दूसरों को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एजर्शन सही है कि डेलीगेशन करने से मैनेजर्स जो हैं वो अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ जाए। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जब डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो टॉप अथॉरिटी अपने पास रखती है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो वर्कर्स को भी अपने अपने रिस्पेक्ट में दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को भी अपने अपने रिस्पेक्ट में वो कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, जब सब अपने फील्ड में डिसीजन ले ही रहे हैं तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स का बर्डन क्या होता है, कम हो जाता है। तो दोनों ही राइट हैं आपके, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन और रिजर्व से रिलेटेड। प्रोविजन पीएल अकाउंट में चार्ज होता है, तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका पीएल में जाता है, आपने देखा होगा। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक लॉस। रिजर्व किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि प्रोविजन किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए बनाया जाता है। प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि आपको पता है कि मेरे फ्यूचर में ये लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता होता है। जबकि लाइबिलिटी में क्या होता है कि आपको सर्टेनिटी से पता है कि मुझे क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये देने हैं, तो आपको पता भी है कि आपने कितनी अमाउंट देनी है उसे। बट प्रोविजन में जो अमाउंट होती है वो अनसर्टेन होती है। तो ओनली वन ऑप्शन इज राइट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 दिया है और आपसे कोएफिशिएंट ऑफ एलियनेशन पूछा है। एलियनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दिया है, 0.6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 0.64। तो 1 - 0.64, तो इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36, तो आपका आ जाएगा 0.6। राइट आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दिया है डेटर्स 30,000 रुपये के, बैड डेट्स दिए हैं 1,000 रुपये के, और आपको दिया है प्रोविज़न बनाना है 5% और डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होंगे ये पूछा है। 30,000 रुपये में से आप माइनस करोगे 1,000, तो आपका कितना आ जाएगा 29,000, क्योंकि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविज़न माइनस होगा, फिर जो बचेगा उसका हम 2% निकालते हैं। तो 29,000 का आप क्या निकालोगे, 29,000 का आप निकालोगे 5%। तो 29,000 का जो 5% आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 1450। तो 29,000 में से 1450 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोविज़न है। तो 27,550 आपका क्या आ जाएगा, 27,550 आपका बच जाएगा। अब इसका आप 2% निकाल सकते हैं और इसका 2% आएगा 551 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग वाला है। IFCI अभी पीछे बात की थी, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा 1948, ICICI 1995, सिडबी 1990 और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1971। 4, 3, 2, 1 राइट ऑप्शन है ए वाला। चलिए, अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस। पर्सन ने कैपिटल लगाई 45,000 रुपीज़ की, गुड्स परचेज किए, क्रेडिट में 5,000 के। अब ट्रांजैक्शन आपको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए इज इक्वल्स टू एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स कितनी हो जाएंगी, 45,000 कैश हो गया क्योंकि कैपिटल कैश में लगाई, और
उसने बाद में क्रेडिट में गुड्स परचेज़ किए तो ये स्टॉक में होंगे, तो टोटल हमारी एसेट्स कितनी हो गई 50,000। कैपिटल कितनी है, कैपिटल हो जाएगी आपकी 45। लाइबिलिटी तो आपकी 5,000 है क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट में ख़रीदे हैं और क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। और कैपिटल कितनी है 45,000 रुपये। तो 50,000 45 + 5 ये राइट है, बाकी माइनस वालों का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए आज हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी पार्ट 3 में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।